धरती से हम पहुंचेंगे भारत में और भारत से पहुंचेंगे हम लोग कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। हम लोगों को दो नाम जानने पड़ते हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। ये पहले ये दो नाम को समझेंगे। लॉन्गिट्यूड मतलब होता है हमारा देशांतर रेखाएं, क्या होता है, देशांतर रेखा। और लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश रेखा। ये खिंचाती कैसे हैं, सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा। ये पृथ्वी में क्योंकि खिंचाई हुई है, क्योंकि हम लोग जब छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं, जैसे भारत पढ़ते हैं, तो भारत की स्थिति हमको बताना पड़ता है कि भारत एक्चुअल में है कहाँ। तो ये जो चीजें डिसाइड होती है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से होती है। तो ये रेखाएं खिंचाई कैसी हैं, पहले इनका एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसी का एक छोटा सा डायग्राम दूसरा ले आते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेखाएं खिंचा रही अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा है, वो क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से हम एक केंद्र बिंदु मानते हैं और समतल एक रेखा खींचते हैं। कैसी, समतल, चपटी रेखा बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेखा हम ऐसे खींचते हैं। इस समतल रेखा से हम कोई भी बिंदु का कोण अगर हम लें, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है। ऐसे ही इस समतल से अलग अलग पॉइंट पे जो 30 डिग्री के कोण मिलेंगे, जैसे यहाँ पे भी एक कोण खिंचाएगा इस बिंदु से, ये रेखा के समतल के अकॉर्डिंग 30 डिग्री। याद रखिएगा जो कोण है ये क्या है, एक जो हम रेखा खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वो एक समतल बनाता है। इससे जो कोण बनते हैं ये ऐसे अलग अलग मिलेंगे। तो एक बिंदु ऐसा यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, और ये ऐसे अनंत अनंत बिंदु मिलते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या एक रेखा खिंचाती है, जो पृथ्वी पे हमें कैसी दिखती है, लेटी हुई रेखा दिखती है। लेटी हुई रेखा मतलब लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखा या लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोलेंगे तो क्या है, अक्षांश रेखाएं दिखती हैं। तो पृथ्वी पे हम इसको खींचते कैसे हैं, दोबारा समझिएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का एक आधा हिस्सा काट लेते हैं। आधा हिस्सा काटने से जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, पृथ्वी का एक आधा हिस्सा है, आधा पृथ्वी है, बीच में एक चपटा है, हम एकदम केंद्र बिंदु लेते हैं। ये वाली जो रेखा खिंचाई है, जो आधा हिस्सा कर रही है पृथ्वी को दो भाग पे, ये एक सर्कल जैसे जो दिख रहा है, एक रेखा खिंचाई है। ये इस केंद्र से कितने पे खिंचाई है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ये जो हमारा समतल बनता है, ये याद रखिएगा, ये समतल से हम कोण लेते हैं, समतल के केंद्र से। समतल के केंद्र से मान लीजिए 1 डिग्री पे यदि हम कोण लेते हैं, तो 1 डिग्री पे यहाँ एक कोण मिलेगा, यहाँ एक कोण मिलेगा, यहाँ एक कोण मिलेगा। इस प्रकार से जो कोण मिलते जाते हैं बिंदु, इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा क्या कहलाती है, हमारी लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखिएगा ये वाला जो है, इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री वाला पॉइंट, ये क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री एक लाइन खींच रहा है। कहाँ से, पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से इसने ये समतल को काटा है। देखिए समतल कहाँ पे कटा है, ये लाल लाल बिंदु आपको दिख रहा होगा, भूमध्य रेखा से कटा है 0 डिग्री से। इससे जब ये 30 डिग्री ऊपर उठता है तो एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है 30 डिग्री का। देखिए ऐसी ये वाला पॉइंट भी 30 डिग्री है, ये वाला पॉइंट भी 30 डिग्री है, ये वाला पॉइंट भी 30 डिग्री है, ये वाला भी। इन 30 डिग्री को मिलाते हुए ये रेखा खिंचा रही है। ये रेखा क्या कहलाएगी, 30 डिग्री अक्षांश। अब उत्तर है या दक्षिण है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। ऐसे ही यदि हम लोग ऊपर बढ़ते हैं और 40 डिग्री को जोड़ते हैं, इस प्रकार से एक पॉइंट ये मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है आप एक बॉल के जैसे समझोगे, तो बॉल पे जब हम समतल से कोई कोण काटेंगे तो ऐसे मिलते चलेगा। 40 डिग्री पे अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग बिंदु मिलेंगे। ये जब बिंदु जुड़ते जाएंगे तो ये क्या बनते जाएगा, हमारा अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाएं खिंचाती कहाँ से हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पे हम जो है एक फ्लैट आप बोल सकते हो या हॉरिजॉन्टल हम एक समतल खींचते हैं, और वो समतल से हम केंद्र से होते हुए कोण खींचते हैं। तो रेखाएं बनती है हमारी कौन सी, अक्षांश रेखाएं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 3D पे है तो हो सकता है दिक्कत जाए, बनाने के लिए हम लोग 2D पे भी देखेंगे, आराम से चीजें समझ में आएंगी। अक्षांश रेखाएं हो गया। ऐसे ही जब देशांतर रेखाएं खींचना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्लेन हमारा चेंज करना पड़ता है। तो चलिए प्लेन चेंज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को दोबारा देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी पे अब जो है हम खड़ी रेखा खींच रहे हैं। केंद्र से कैसी रेखा खींच रहे हैं, खड़ी रेखा। और ये खड़ी रेखा जो है हमारी, एक इसके साथ एक प्लेन हम खींचते हैं, एक 0 डिग्री मान के, जो ग्रीनविच शहर से जाएगा या लंदन शहर से जाएगा, लंदन के समीप से होते हुए। इसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी 0 डिग्री देशांतर रेखाओं से हम जो है कोण बनाना शुरू करेंगे। अब कैसे कोण बनेगा, तो यदि आप पृथ्वी को देखोगे कुछ इस प्रकार से, एक लाइन खींच दी है हम ऐसी,
अब इस केंद्र से हम जो प्लेन से है 1 डिग्री पे ऐसे कोण खींचना शुरू करेंगे। तो ये रेखाएं कैसे आएंगी, कुछ इस प्रकार से आते जाएंगी। ये 1 डिग्री पे, फिर ऐसे ही 2 डिग्री पे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे आप 3 डिग्री पे। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर। देशांतर या लॉन्गिट्यूड। आप देखिएगा, नाम याद करने का मैं तरीका बता दूंगा, कैसे अक्षांश याद रखना है, कैसे देशांतर याद रखना है, कैसे लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। यदि रेखाओं को देख के समझ में नहीं आता, देखिए इस प्रकार से आप एक गोला बनाए, धरती बनाए, ये रेखाएं कैसे दिख रही हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं। लेटी हुई रेखाएं मतलब क्या है, लैटिट्यूड। और जो रेखाएं खड़ी हुई हैं और लंबी हैं, तो इनका नाम क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। पहले ये बेसिक तरीका बताने का। ये जो एंगल्स खींचे जाते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र से खींचे जाते हैं एक समतल मानते हुए। समतल आप पहले जब हॉरिजॉन्टल मानोगे तो आपको मिलेगा देशांतर, अक्षांश रेखाएं, देशांतर कह रहा हूं मैं, अक्षांश रेखाएं मिलेगा, लैटिट्यूड मिलेगा। और जब आप समतल मानोगे किसको, खड़े तरीके से, ऊर्ध्वाधर तरीके से ध्रुवों को जब आप समतल मानोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको लॉन्गिट्यूड मिलने वाला है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको 2D मैप पे फिर हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे इमेज पे एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इधर आते हैं, देखिएगा हमको एक्चुअल में 2D पे ही पढ़ना है, क्योंकि जो भी हम इमेज बनाएंगे 2D पे पेपर पे, तो 2D पे पढ़ेगा। तो ये क्या होती है, अब देखिए हम पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को जब हम पृथ्वी के समीप ऐसे एक बीच में भूमध्य रेखा खींचते हैं, जो एक आड़ी रेखा जाती है, इसी के साथ साथ इस रेखाओं से अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे आड़ी रेखाएं खींचेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसे खींचेंगी, जो पृथ्वी का हमारा गोल होगा, गोल से हमको खींचना है आड़ी आड़ी रेखाएं। ये आड़ी आड़ी रेखाएं खिंचाती है, केंद्रों से खिंचाती है, बट दिखेगी कहाँ पे हमको, बाहर की तरफ। और ये सारी रेखाएं कैसी हैं, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं। हमने अपनी स्टडी के लिए या पृथ्वी के अध्ययन के लिए इनको बनाया है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। आड़ी रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, आड़ी रेखाएं हमारी कहलाएंगी लैटिट्यूड, और खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। तो देखिएगा यहाँ पे जो चीजें क्लियर करनी है, आड़ी रेखाओं को देखोगे या लैटिट्यूड को देखोगे तो जनरली ये रेखाएं, यदि आप देखिएगा यहाँ पे, ये लोग आपस में क्या होती है, समांतर होती है। देखिए ये दोनों रेखाओं को देखिए, ये दोनों रेखाओं को देखिए, ये दोनों रेखाओं को देखिए, इनको देखिए। ये सबसे इनकी बड़ी खास बात क्या होती है, ये सारी रेखाएं क्या होती हैं, ये सारी रेखाएं होती हैं समांतर। इसको पहला चीज ध्यान रखिएगा, समांतर है मतलब आपस में ये लोग कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। साथ ही साथ इन सभी रेखाओं के बीच की दूरी, किसी भी आप रेखाओं को पकड़ लोगे, इनकी दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये जो दूरी है, इनकी दूरी आपस में बराबर होती है। मतलब मान लीजिए दो रेखा पकड़ते हैं, यहाँ से एक रेखा और यहाँ से एक रेखा, इनके बीच की दूरी अगर कुछ है तो वो बराबर होगा इसके जस्ट बाद वाले के बीच की, इसके बराबर। और ऐसे ही ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के बराबर रहते जाएंगे। 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला क्या, सभी अक्षांश रेखाएं या सभी लैटिट्यूड क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इनके बीच की दूरी, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। जो आसपास वाले रहेंगे उनकी आपस में बराबर होगी। अब जो हमारी धरती है, इसको यदि हम भूमध्य रेखा को देखें, ऐसे एक वृत्त बनाते हैं या पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी का सिर्फ जियोइड होता है। जियोइड का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते थोड़ा सा। पृथ्वी का सिर्फ जियोइड होता है, मतलब पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है, ध्रुवों की तरफ से चपटी है, तिरछी भी है, बट अभी तिरछी नहीं लेते हम लोग। एक रेखा आती है हमारी, कौन सी, भूमध्य रेखा। इस तरफ क्या है हमारा, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ हमारा क्या होता है, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो हेमिस्फीयर में बांटती है। आप बोल सकते हो अर्धगोला टाइप में बांटेगी। एक पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी और एक पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये वाला हिस्सा जो दक्षिणी ध्रुव पे है, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, पृथ्वी का कौन सा हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, अर्धगोला बोलते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, अर्धगोला। कौन सा वाला, दक्षिणी ध्रुव का। ओके, ऐसे ही ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कैसा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम लाइन खींचना शुरू करते हैं यहाँ से, भूमध्य रेखा के ऊपर मान लीजिए हमने एक लाइन खींची 1 डिग्री पे, फिर हमने लाइन खींची ऐसे ही
2 डिग्री पे। ऐसे ही लाइन हम खींचेंगे कितना, 3 डिग्री पे। ऐसे जाते जाते कितनी लाइन आएगी यहाँ पे, नॉर्थ पोल आते आते 90 डिग्री तक। ऊपर की तरफ हमारी कितनी लाइन रहेगी, 90 लाइन। ऐसे ही नीचे की तरफ हम अगर लाइन खींचना शुरू करेंगे तो 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे, ऐसे करते करते हमारी साउथ पोल पे कितनी डिग्री पे आएगी, 90 डिग्री पर। तो ऐसे साउथ पोल पे जो लाइंस हैं, साउथ पोल्स पे लाइन कितनी होगी, 90 लाइन। नॉर्थ पोल पे लाइंस कितनी होंगी हमारी, 90 लाइन। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे हमको मिलेगी 90 लाइंस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमको मिलेगी 90 लाइंस, और बीच में एक भूमध्य रेखा थी जो 0 डिग्री हेमिस्फीयर पे थी, ये एक लाइन। तो यदि इनकी बात करें, कुल अक्षांश कितने होते हैं हमारे पास, तो 90 प्लस 90 प्लस 1, कुल अक्षांश हमको कितने मिलेंगे, 181। याद रखिएगा, अक्षांश की संख्या या लैटिट्यूड की संख्या एग्जाम में पूछता है, इनके गुण है अक्षांश रेखाओं के। पहला गुण क्या है, ये लोग आपस में समांतर होंगी, ठीक है। इनकी जो दूरियां हैं, ये जो दूरी रखेंगे इनकी डिस्टेंस होगी, दूरियां आपस में इनकी क्या होगी, बराबर होंगी। कुल संख्या कितनी है इनकी, 181 है। ये चीज आपको, तीन चीज ध्यान रखना है, ओके। अब पृथ्वी के शेप के हिसाब से आप देखिए, पृथ्वी के शेप के हिसाब से जब हम बात करते हैं, पृथ्वी यहाँ पे सबसे बड़ी दिख रही है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी होते जा रही है। ऐसे करते करते ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, ध्रुवों पे एकदम छोटी हो जाती है। ऐसे ही नीचे यदि हम आएंगे तो ध्रुवों पे हमारी जो पृथ्वी है, वो जो रेखा खिंचाएगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो अक्षांश रेखा अगर सबसे बड़ी बोला जाए, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमको कहाँ पे मिलेगी, सबसे बड़ी रेखा मिलेगी हमको 0 डिग्री पे, या भूमध्य रेखा पे, या जिसको हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे ये मिलेगी सबसे लंबी, जिसकी लंबाई, ये वाली जो लाइन है, जो हमारी 0 डिग्री की लाइन है, ये वाली जो हम खींचते हैं इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, उसकी लंबाई कितनी होती है यदि आपसे पूछेगा, तो 40,075 किलोमीटर। ये है हमारी विषुवत रेखा की लंबाई। जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है हमारी, ठीक है, वो कितने की लंबाई है, तो 40,075, ऐसी याद रखोगे, किलोमीटर पे ये लंबी होती है। सबसे छोटी यदि बोलेंगे, तो सबसे छोटी हमको कहाँ पे मिलेगी, ध्रुवों पर मिलेगी। ध्रुवों पर क्या होती है, ये एकदम बिंदु आकार की मिलेगी। तो सबसे छोटी कहाँ पे मिलेगी, ध्रुवों पर। ये चीज आप याद रखिएगा। इससे क्या चीज समझ में आ रहा है, विषुवत रेखाएं, सॉरी विषुवत बोल रहा हूँ, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती। सभी अक्षांश रेखा की लंबाई क्या है, बराबर नहीं है। दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, एक दूरी एक लंबाई। इनकी लंबाई बराबर नहीं है। ये जो है सबसे बड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी, 0 डिग्री पे मिलेगी, या भूमध्य रेखा वाली सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, जो ध्रुवों पे मिलेगी। बट इनके बीच की दूरी, जैसे ये 1 डिग्री आप इधर लेते हो या 1 डिग्री इधर लेते हो, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो दूरी आपको याद रखना है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये 2-3 पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। वापस आते हैं हम लोग, इन अक्षांश रेखाओं का हम नाम कैसे देंगे, वापस यहाँ पे आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो इधर हम लोग बना लेते हैं साइड में एक धरती हमारी, फिर से हमने क्या किया था, 0 डिग्री से काटा था। 0 डिग्री से काटने के कारण क्या हुआ था, ये वाले गोले को हम बोल रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाले गोले को हम क्या बोल रहे थे, सदर्न हेमिस्फीयर। मान लीजिए 0 डिग्री के ऊपर यदि 1 डिग्री लाइन आती है हमारी, कौन से गोले पे, 1 डिग्री हमारी लैटिट्यूड आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 1 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर है या उत्तरी अक्षांश है, ऐसा हम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही यदि हम खींचेंगे 2 डिग्री पे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सारी चीजें हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जब मैप बनाएंगे या कोई भी लोकेशन ट्रेस करेंगे, तो कैसे ट्रेस होगा वो यहीं से पता चलेगा। क्योंकि जो भारत है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे है, तो भारत के अंदर का आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो कौन से वाले गोले पे आएगा, पृथ्वी के उत्तरी वाले गोले पे आएगा। तो उत्तरी वाले अर्धगोले पे आने के कारण हम उस पर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री। ऐसे ही जो कर्क रेखा होती है वो किससे जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से।
तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। ऊपर वाले गोले को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले गोले को बोलेंगे हम सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव पे यदि कोई रेखा खिंचा रही है, दक्षिणी छोर पे या दक्षिणी एरिया पे यदि कोई रेखा खिंचाती है, मान लीजिए 2 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री साउथ। याद रखिएगा नॉर्थ या साउथ यदि बोल रहा है तो ये क्या बताता है अपने को, लैटिट्यूड के बारे में। किसके बारे में बताता है, लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश के बारे में। जब भी अक्षांश के साथ आपको देखना है कि कभी भी डिग्री लिखा है और उत्तर या दक्षिण बोला है, तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए, किसकी बात करता है, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करता है। अक्षांश रेखाओं की खास बात क्या रहेगी, इनकी दूरी आपस में बराबर रहेगी। मतलब मान लीजिए 1 डिग्री नॉर्थ है और उसके बाद अपना 2 डिग्री नॉर्थ है, तो 1 डिग्री नॉर्थ से 2 डिग्री नॉर्थ के बीच में कितनी दूरी रहेगी, 111 किलोमीटर। ऐसे ही 2 डिग्री नॉर्थ से 3 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 111 किलोमीटर। ये आपस में अप्रोक्सीमेटली जो है पूरा बराबर रखते हैं। हर डिग्री के बीच में, 1 डिग्री के बीच में कितनी दूरी रहती है, 1 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में, तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये पूरी पृथ्वी में एज इट इज इक्वल रहती हैं आपस में, इसीलिए क्या करती हैं, ये बराबर दूरी रखती हैं। साथ ही साथ ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। इनकी लंबाइयां अलग अलग होती हैं, ध्यान क्या रखना है, लंबाइयां अलग अलग होती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कभी बराबर नहीं होगी। सबसे बड़ी कहाँ मिलेगी हमको, 0 डिग्री पे मिलेगी, विषुवत रेखा पर मिलेगी। कितनी लंबाई मिलेगी, 40,075 किलोमीटर या 40,075 किलोमीटर। ऐसे याद करने से थोड़ा कठिन होता है, कैसे याद रखना, 40,075। इसके साथ साथ सबसे छोटी कहाँ मिलेगी, ध्रुवों पर मिलेगी। ध्रुवों पर कैसे दिखेगी, तो बिंदु आकार की दिखेगी। तो अक्षांश रेखाओं में हमको इतनी चीजें जाननी होती है। इसके बाद का पार्ट जो हो जाता है जियोग्राफी का आ जाता है। अक्षांश रेखाओं पे एक चीज और आप जान सकते हैं क्या, जो हमारा मौसम है, जो हमारा मौसम है, मौसम अक्षांश रेखाओं द्वारा डिसाइड होता है। वो कैसे होता है, वो सूरज की गति वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है जियोग्राफी पे, बट आप याद रखेंगे मौसम किस पे डिसाइड होगा, हमारा अक्षांश रेखाओं पे डिसाइड होगा। तो इतनी चीजें हैं जो अक्षांश रेखाओं के बारे में जाननी है। जैसे लैटिट्यूड होता है वैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं रहती हैं। ये वाली इमेज को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या होती है, हमारी पृथ्वी पे ये खड़ी रेखाएं खींची गई हैं। अब इस कैसे खींची जाती है वो कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ, पृथ्वी के केंद्र से ही लेके। तो अभी हम लोग समझने के लिए करते हैं। सबसे पहले एक 0 डिग्री रेखा खींची जाएगी। ये 0 डिग्री रेखा कहाँ से खींची जाती है, तो ये 0 डिग्री रेखा खींची जाती है, इसका नाम है ग्रीनविच एरिया से खींचती है। ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच स्थान पे, वहां से ये जो खींची गई है, इंग्लैंड के लंदन शहर से होके भी ये लाइन जाएगी। तो वो जो एक ग्रीनविच लाइन है। ग्रीनविच लाइन से अगर आप देखो, पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से खींचते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। देखिए ग्रीनविच लाइन पूरी पृथ्वी पे नहीं है, पीछे तरफ नहीं है, एक ध्रुव से शुरू होती है और ऐसे खिंचाते हुए आपका क्या है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर ये कहाँ जाती है, साउथ पोल पे जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटती है। अब यदि हम लोग पृथ्वी के 2 पार्ट में देखें तो इस तरफ क्या रहेगा, पूर्वी दिशा ईस्ट, और ग्रीनविच लाइन के यदि हम पीछे देखें तो क्या रहेगा, पश्चिम दिशा वेस्ट। तो ग्रीनविच लाइन से यदि हम कोण बना के रेखा खींचना शुरू किए, तो 1 डिग्री कोण पे यदि हम इस तरफ खींचते हैं ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री ईस्ट। ऐसे ही यदि हम आगे खींचेंगे 2 डिग्री पे, तो 2 डिग्री ईस्ट, ऐसी रेखाएं खिंचाते जाएंगी। इधर हम बढ़ेंगे, इधर यदि हम खींचते तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री वेस्ट। फिर ऐसे खींचेंगे तो 2 डिग्री वेस्ट। ऐसे ग्रीनविच लाइन को हम 0 डिग्री मान के ग्रीनविच शहर से हम सोचते हैं, जो प्राइम मेरिडियन है इसको यह हम 0 डिग्री लाइन मानते हैं। 0 डिग्री लाइन से हम जब शुरू करते हैं पूर्व की तरफ जाते हैं तो कैसे खींचाएगा, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट। कहाँ से खींचा रहा है, लंदन से। आप लंदन बस याद रखिएगा। ऐसे ही पीछे जाएंगे तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस प्रकार से। अब चूंकि भारत लंदन से कौन सी दिशा में पड़ता है, ये मान लो हमारा लंदन है, लंदन से इंडिया कौन सी दिशा में पड़ता है, ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो जब भी हम भारत का नोटेशन करेंगे, भारत कैसे मिलेगा आपको, कुछ भी डिग्री मान लीजिए एक्स डिग्री है, एस डिग्री ईस्ट में पड़ेगा। ओके। और साथ ही साथ हमारा भारत जो था भूमध्य रेखा से कौन सी तरफ जा रहा था, उत्तरी तरफ था, उत्तरी गोलार्ध में था।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो नॉर्दर्न ऐसे रहेगा, मान लीजिए y डिग्री नॉर्थ। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, देखिएगा कभी भी ना भारत के लिए आपको कोई भी लोकेशन मिलेगा कुछ ऐसे ही मिलेगा, भारत के किसी भी स्थान को आप दिखाओगे x डिग्री ईस्ट और y डिग्री नॉर्थ, मतलब x और y क्या है, कोई संख्या का मान हो सकता है। ईस्ट की जब बात करता है तो ये हमको क्या बताता है, देशांतर रेखा है, और नॉर्थ की जब बात करता है तो ये हमको क्या बताता है, अक्षांश रेखा। ये दोनों को मिलके जहां पर भी अक्षांश और देशांतर रेखा, जैसे देखिए ये वाला पॉइंट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट पे दोनों लाइन जो है काटती है। मान लीजिए ये 25 डिग्री है, 25 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं 10 डिग्री या 20 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट। तो ये पॉइंट का लोकेशन हमको कैसे मिलेगा, 20 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री नॉर्थ, कुछ इस प्रकार से जो है हमें लोकेशन मिलेगा। इस पॉइंट का पर्टिकुलर जो हमारा ग्लोब है या पृथ्वी है उस पे सारे पॉइंट कुछ इसी प्रकार से मिलते हैं। अब बात आती है वापस अक्षांशों पे आते हैं हम लोग, देशांतर पे। देशांतर रेखाएं कितनी है पृथ्वी पे या ग्लोब पे, कितनी देशांतर रेखाएं, इनको समझते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं 0 डिग्री से। अब पृथ्वी हमारी कैसी है, एक तरह से गोलाकार है, जियोइडिक शेप होता है, बट हम गोलाकार मान के चलते हैं। एक लाइन खींचे कुछ इस प्रकार से 0 डिग्री पे। ये कैसे खिंचा रही है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से शुरू हो रही है और नीचे तक जा रही है, पूरा पृथ्वी कवर अप नहीं कर रही। ऐसे वापस एज इट इज पृथ्वी की सीध पे आने के लिए कितना रेखाएं लगेंगी, 180 रेखाएं। क्यों, क्योंकि कितना डिग्री का कोण बनता है, आमने सामने की रेखा पे, एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते करते ईस्ट पे कितनी रेखाएं रहेंगी, ईस्ट पे रहेंगी 180 रेखा। ऐसे ही वेस्ट पे भी कितनी रेखा रहेगी, वेस्ट पे भी रहेगी 180 रेखा। तो देशांतर कितने होते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट को यदि आप जोड़ोगे तो देशांतर हमें मिलेंगे टोटल 360। तो जो क्वेश्चन आएगा पहला जो बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतर हमारे पास रहेंगे टोटल 360। इस चीज को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ देशांतर के बारे में हम लोग बात करते हैं, लंबाई। अब देखिए जो भी देशांतर है, आपको यहाँ पे इमेज पे दिख रहा होगा, उत्तरी ध्रुव से शुरू करते हुए ये घूमते हुए पूरा कहाँ आता है, दक्षिणी ध्रुव पे। हर एक देशांतर वैसे ही चल रहा है, तो इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग बराबर होती है। तो जो अपना है लंबाई जो होती है क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग और क्या चीज जानेंगे इस पे, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। जो चीज चल रही थी, क्या मैं बोल रहा हूँ, लंबाई जो होगी इसकी क्या होगी, लगभग बराबर होगी। एग्जैक्ट बराबर नहीं रहती, बट हम लोग मान लेते हैं कि सभी जो देशांतर रेखा है इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर। बात आती है इनकी आपस में दूरी की। तो आप देखिए दूरी, ध्रुवों पे इनकी कोई दूरी है क्या, ध्रुवों पे ये आके क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। अब इस पॉइंट को पकड़ेंगे जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, इधर थोड़ा सा पास दिख रहा है। फिर हम लोग थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा और दूर होते जा रहा है, फिर ये और दूर होते जा रहा है। ऐसे करते करते जब ये विषुवत रेखा पे आता है तो विषुवत रेखा पे क्या हो जाती है, इसकी दूरी बढ़ जाती है। ये वाले मैप पे भी देख सकते हो, आपको अगर समझना है देखिए, ये लाइन को हम ध्यान देंगे और एक ये लाइन को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, कम है। इसके बाद यहाँ पे दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर यहाँ पे जहाँ पे हमारी 0 डिग्री है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है। फिर इधर जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग, क्या होते जा रही है, इसकी दूरी कम होते जा रही है। तो प्रत्येक उसमें इनकी जो दूरी होती है देशांतर रेखाओं में, प्रत्येक में क्या होती है, दूरी समान नहीं रहती। आपस में इनकी दूरी क्या है, समान नहीं है। सबसे कम कहाँ मिलेगी, सबसे कम इनकी दूरी मिलेगी आपको ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ये लोग क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। सारी बिंदु क्या होते हैं, सारी रेखाएं जो है ध्रुवों पर मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगी, तो सबसे ज्यादा दिखेगी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा बोल दीजिए या भूमध्य रेखा बोल दीजिए, एक ही बात है। 0 डिग्री, 0 डिग्री पर मिलेगी। इनकी दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो 1 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा पर कितने का पड़ता है, तो 1 कितना हो गया, 1 जोड़ोगे तो 3, तो 1 किलोमीटर। ये लगभग है, ओके, अप्रोक्सीमेट है। 111.319 होता है।
तो उसको हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा 111.32। ये लगभग है किलोमीटर पे दूरी एक देशांतर पे। मतलब जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की दूरी कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे, ये कितना किलोमीटर रहेगा 111। यदि ये दोनों कितना है 11.32 ना, कब, यदि ये मान लो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तब की बात होती है। ओके, तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी है 111.32 किलोमीटर, और बाकी जो है अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग मिल जाएगी। अब देशांतर रेखाएं किस लिए काम आती हैं, तो देशांतर रेखाओं का काम होता है समय तथा तिथि निर्धारण में। ये चीज याद रखोगे, ये समय निर्धारित करती है और तिथि निर्धारित करती है। ये दो चीज आप समझेंगे। तिथि मतलब तारीख, डेट। समय कैसे निर्धारित करती हैं, तो समय निर्धारित करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन पे। 0 डिग्री जो है, या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, वो 0 डिग्री की जो लाइन है, याद रखेंगे इसको थ्योरी पे। 0 डिग्री लाइन ये वाली हमारी क्या करती है, ये समय डिसाइड करती है। 0 डिग्री से जब आप पूर्व की तरफ बढ़ते हो, 0 डिग्री था, 0 डिग्री से जब आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे, मान लीजिए लंदन में अभी 12 बजे हैं, 0 डिग्री वाली लाइन पे भी कितना बजा है, 12 बजे है, 12 AM। तो इधर जो है पूर्व दिशा तरफ समय ज्यादा हो रहा होगा। ओके, मतलब यहाँ पे हो सकता है 2 बजा हो, 2 AM होता हो, या 3 AM होता हो, या 4 AM होता हो, वो समय अलग अलग डिसाइड होगा। जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय इधर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हो सकता है 11 बज रहा हो, 11 PM, या हो सकता है 10 PM होता हो, या हो सकता है 9 PM होता हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये समय कैसे डिसाइड होता है, तो सूरज की गति से होता है। जो हमारी पृथ्वी है, याद रखिएगा, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इसलिए जो हमारा सूरज है हमको कैसे लगता है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। तो सूरज कहाँ आएगा, पूर्व दिशा तरफ पहले आएगा। तो पूर्व दिशा तरफ पहले आएगा, तो सूरज जहाँ पे पहले आया, टाइम वहां पे पहले होगा, सुबह, क्योंकि वहां पे पहले होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये समय डिसाइड कौन सी करती है, हमारी 0 डिग्री की लाइन करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझना है, मोबाइल पे आप लोग कभी भी टाइम देखते होंगे, तो जैसे दिल्ली का टाइम या कलकत्ता का टाइम, या जो हम IST बोलते हैं, IST कैसे लिखा रहता है, 5 घंटा 30 मिनट, ऐसे लिखा रहता है ना, 5 आवर 30 मिनट। क्या लिखा रहता है, GMT, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत का जो टाइम है, भारत का जो समय है, वो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट प्लस 30 मिनट, ऐसे लिखा रहेगा, देखना, प्लस 5 घंटा 30 मिनट। आप जो भी लंदन के पूर्वी देश हैं, आपको सब में समय कैसे मिलेगा, जुड़ा हुआ। मतलब मान लीजिए लंदन में यदि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहा है, तो भारत में कितना बज रहा होगा, आपको 5 घंटा 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा। मतलब कितना होगा, 5 बज के 30 मिनट होता होगा। ओके, ऐसे ही चलेगा, 5:30 बजेगा। और ऐसे ही यदि आप कोई पश्चिमी कंट्री पकड़ोगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस मान लीजिए 1 घंटा है, तो यदि लंदन में 12 बज रहा है, तो उस पश्चिमी देश में कितना होता होगा, 12 - 1 कितना, 11 बजता होगा। तो टाइम के लिए हमारे पास रहता है कौन सा लाइन, 0 डिग्री लाइन। और जो डेट के लिए रहता है हमारे पास लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है हमारी 180 डिग्री पे। 180 डिग्री जो पीछे वाली लाइन है पृथ्वी की, ये क्या कहलाती है, डेट लाइन। याद रखिएगा, ये एक लौता ऐसा देशांतर है जो सीधा नहीं है। इसको जब खींचा गया है तो आड़ा टेढ़ा खींचा गया है, कुछ इस प्रकार से जो है ये खींचा गया है। 180 डिग्री वाली लाइन आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा देशांतर सीधा नहीं खींचा गया है, तो कौन सा आएगा, 180 डिग्री वाला देशांतर जो है सीधा नहीं खींचा गया है। तो कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये जो रेखा है यदि हम सीधे खींच देते तो अलग अलग देश जो है बढ़ जाते कुछ इस प्रकार से। और ये लाइन अगर किसी देश को ऐसे दो भागों में काट दे, तो उस देश में क्या होगा, एक देश में मान लो 1 तारीख हो रही है, तो दूसरे में क्या होती, 2 तारीख होती। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, 180 डिग्री वाली लाइन को आड़ा टेढ़ा बनाया है, जिससे सभी देश एक ही समय में रहे। ये डेट लाइन कैसे काम करती है इसको समझेंगे यदि, तो जब भी पृथ्वी हमारा एक चक्कर पूरा करेगी, जब सूरज, हम बोल देते हैं सूरज, जब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर देगा, तो पूरी पृथ्वी में क्या होगा, हमारा समय जो है बदल जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। जैसे सूरज इस लाइन को पार करता है, इधर से जैसे पार किया और इधर पहुंचा, तो हमारे पूरे देश में क्या होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, तारीख बदल जाएगी। यदि हम इसकी बात करें,
तो जो डिग्री पे आता है 180 डिग्री पे, ये पूर्वी तरफ है और ये पश्चिमी तरफ है। अगर आप इस डेट लाइन पे जाओगे तो पूर्वी तरफ मान लीजिए 1 तारीख है, आज क्या तारीख है हमारे पास 2 मई, तो इधर क्या होगा पश्चिमी तरफ 1 मई चलेगा। ओके, ये लाइन यही काम करती है, तिथि को क्या है बांटती है। जैसे सूरज आके इधर पार कर देगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 मई और इधर कितना हो जाएगा 2 मई। ये इंटरनेशनल डेट बांटने का काम करता है। ये लाइन क्या करती है तारीख को बांटती है। एक तरफ 3 तारीख चल रही है तो एक तरफ क्या चलेगा 2 तारीख चलेगी। जैसे आप लोग कभी कोई लाइव शो देखते होंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ WWE का लाइव, आप इसको देख सकते हो। कल सवेरे आएगा, सवेरे 5:30 बजे शुरू होता है हमारे टाइम के हिसाब से भारत पे। ओके, अब ये टाइम पे जब आप देखोगे, हम लोग जिस समय देखेंगे कल क्या दिन हो जाएगा, कल हो जाएगा ट्यूसडे। वो शो लाइव चलता है, वहां के लोग क्या बोलते हैं मंडे, कि हम लोग जो है मंडे नाइट रॉ पे काम कर रहे हैं। हम लोग उसको देख क्या रहे हैं मंगलवार पे। तो उस समय तक में क्या है, हमारा जो सूरज है इस डेट लाइन को क्रॉस नहीं किया है। हम लोग अकल जिएंगे 3 तारीख के लिए, और वो लोग जब वो शो करेंगे तो क्या तारीख के लिए जिएंगे 2 तारीख के लिए। और ये सारी चीजें डिसाइड कहाँ से होती हैं, ये सारी चीजें जो तारीख बदलना है 180 डिग्री लाइन से डिसाइड होता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिसको समझना है। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, इसको हम लोग आगे करते हैं। अगर याद रखना है तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं होता है कि कैसे कैसे रेखाएं खींची गई थी, तो क्या करोगे, पृथ्वी को काटोगे चपटा से, इस तरीके से काटे, एक लाइन खींच दिया आड़ा तिरछा कैसा 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे लाइन जब आप खींचते हो इस प्रकार से, और यहाँ पे जो लाइन खिंचाएगी इसके सपाट, ये क्या होगी हमारी भूमध्य रेखा। अब ऐसे आप पकड़ते चलो 15 डिग्री पे एक लाइन, ये 15 डिग्री ऊपर और 15 डिग्री इधर, मतलब लेफ्ट और राइट लोगे, ये एक ही लाइन खिंचाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, पृथ्वी पूरा घूम के आएगी ऐसे 30 डिग्री पे। तो ये हमको क्या मिलेगा, लैटिट्यूड या अक्षांश। ओके, पृथ्वी को जब आप ऊर्ध्वाधर काटोगे, जब बनाने के लिए 2D डायग्राम, तो आपको क्या मिलेगा अक्षांश, और पृथ्वी को आप सपाट काट दोगे। अगर देशांतर आपको याद नहीं होता है ना, तो देशांतर का यदि आपको एग्जांपल देखना है, देशांतर रेखाएं कैसे दिखती है, तो खरबूजा याद रख लेना। आप लोगों को अभी देखने मिलता होगा, खाने के लिए मिलता होगा, जो खरबूजे में लाइनिंग रहती है वो कैसी रहती है, देशांतर रेखाओं जैसे रहती है, ये समझ लेना। तो देशांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री बनाते हैं बीच पे, और यहाँ से हम लोग लेना शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री से शुरू करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे करते करते एक जाएगा 90 डिग्री, फिर पीछे जाएगा 180, फिर इधर से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 90 और 180, ये हमको क्या मिलेगा देशांतर। आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग समझते हैं वर्ल्ड मैप में कैसा दिखता है। क्योंकि हम लोगों को जब पढ़ना है तो हम लोगों को 3D नहीं 2D में पढ़ना रहता है। तो एक विश्व का जो मानचित्र है, मानचित्र पे हमको कुछ इस प्रकार से रेखाएं दिखेंगी। ये जो बड़ी बड़ी रेखाएं खिंचाई गई हैं, इस पे जैसे हम पकड़ते हैं तो सबसे पहले ये वाली रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। ये वाली रेखा है 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पे है, या उत्तरी ध्रुव नहीं बोलना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध पे है। तो उत्तरी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री, इसका नाम होता है कर्क रेखा। क्या होता है, कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री हमको नीचे खींचना है, 23.5 डिग्री कहाँ, दक्षिणी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध पे, इसका नाम होता है मकर रेखा। ओके, कर्क रेखा और मकर रेखा याद रखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक लाइन आएगी हमारी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एक आएगी हमारी 66.5 डिग्री साउथ। इसका काम रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, और ऊपर तरफ पे हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। तो सबसे पहले अक्षांश के जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, कि मौसम कैसे डिसाइड होता है। तो मौसम डिसाइड होता है यहाँ पे सूर्य की गति से। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा कैसे कैसे होगी। तो जो सूर्य है याद रखोगे, वर्ष भर हमारी पृथ्वी क्या है, एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 ऐसे मिलेगा। तो जो सूर्य है, वर्ष भर सूर्य की गति जो है आपका कर्क रेखा से लेते हुए कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। सूरज की जो सीधी किरणें हैं वर्ष भर में यहाँ से यहाँ डांस करती है, नाचती है। एक समय के लिए सूर्य जो है कर्क रेखा पे जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे झुकते हुए कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। हम लोगों को कुछ तिथि सुनने को मिलती होगी जो आप लोग सुनते होंगे हिंदू कैलेंडर पे,
उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो चीज सुनने मिलती है। तो उत्तरायण कब होता है, याद रखिएगा, उत्तरायण उस तिथि को होता है जब सूरज हमारा दक्षिणी ध्रुव पे है, दक्षिणी रेखा पे 23.5 मकर रेखा पे है। मकर रेखा से सूरज अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, अब धीरे 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 अपवर्ड्स जाना शुरू करा। जब सूरज मकर रेखा पे था और वापस वो उत्तर की तरफ जाना शुरू किया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा उत्तरायण कहलाएगा। ऐसे ही जब सूरज अल्टीमेटली कर्क रेखा पर पहुंच जाता है और उसके बाद उसके आगे ना जाके वापस कहाँ आना शुरू करता है, नीचे की तरफ, तो ये क्या है, दक्षिण की ओर जाना शुरू हुआ, तो ये दक्षिणायन कहलाता है। यहाँ पे जो मौसम संबंधी बात समझना है, हम मौसम नहीं पढ़ रहे हैं, रहने के जोन को समझेंगे। तो देखिए सूरज की सीधी रेखाएं कहाँ से कहाँ पड़ती है, 23.5 से 23.5 जीरो को मिलाते हुए, ये जोन पे सूरज की सीधी रेखाएं पड़ती हैं। तो ये वाला जो जोन है धरती का, ये पूरी धरती का ये वाला एरिया, ये वर्ष भर सूरज की सीधी किरणें प्राप्त करता है। तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं उपोष्ण एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपोष्ण एरिया। याद रखिएगा वर्ड उपोष्ण बोल सकते हैं इसको, क्या, उपोष्ण एरिया। या गर्म रहता है तो आप इसको बोल सकते हो उष्ण एरिया। हम लोग अभी नाम क्या लिखेंगे, उपोष्ण क्षेत्र। यहाँ पे वर्ष भर गर्मी ज्यादा रहेगी। बात करते हैं 66.5 के ऊपर और 66.5 के नीचे। जैसे 66.5 के नीचे ये वाला जोन देखिए, 66.5 के नीचे ये वाला जोन और 66.5 के ऊपर ये वाला जोन। ये एरिया में क्या होता है, ध्रुवों की तरफ सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती। देखिए हमारा सूरज दक्षिण से मतलब 23.5 कर्क रेखा से 23.5 मकर रेखा पे डांस कर रहा है, इसकी सीधी किरणें कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। यदि आप इस एरिया पे हो तो आपको सूरज कहाँ पर दिखेगा, यहाँ से जब आप सूरज को देखोगे आपको सूरज दिखेगा क्षितिज पर, आसमान पे नहीं दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा, क्षितिज पर। क्षितिज का मतलब क्या होता है, ऐसा धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, सूरज की सीधी किरणें नहीं मिल पाती। इसके कारण क्या है, ये वाला एरिया रहता है ठंडा, हमेशा बर्फ से घिरा हुआ। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीत क्षेत्र। क्या कहलाता है ये क्षेत्र हमारा, शीत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, शीत क्षेत्र, ठंडा एरिया। अब देखिएगा इधर जो महाद्वीप हैं वो बर्फ से ढके होंगे, ऊपर भी जो महाद्वीप है वो हमारे कैसे रहेंगे, बर्फ से ढके रहेंगे। इसके बीच का जो एरिया है, मतलब 23.5 से 66.5 ये वाला नॉर्थ का एरिया, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और 23.5 से 66.5 ये वाला एरिया साउथ का। यहाँ पर ना तो सूरज की सीधी किरणें आती है, ना ही ऐसा है कि सूरज एकदम दिखता नहीं है। तो वर्ष में या वर्ष भर यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है औसत 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच रहता है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में। एक अप्रोक्सीमेट मान है, ऊपर नीचे हो सकता है क्षेत्रों को देखते हुए, बट एक अप्रोक्सीमेट कितना रहता है, 22 डिग्री से 25 डिग्री। अब बीच वाले एरिया में हो, क्या लगेगी, खूब गर्मी, एकदम परेशान हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे गर्मी से। ऊपर के तरफ चले गए तो ठंडी पे ठंडी। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे आपको जो है अच्छा खासा रहने के लिए माहौल मिलेगा, या जो रहने के लिए अनुकूल क्षेत्र, तो रहने के लिए अनुकूल क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है, 23.5 से 66.5। इसको क्या बोला जाता है, तो देखिए ऊपर में नीचे में उष्ण क्षेत्र है या उपोष्ण क्षेत्र है, नीचे में क्या है, यहाँ पे नीचे और ऊपर क्या है, शीत क्षेत्र है। तो इन दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा, शीत और उष्ण, क्या कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र। ओके, ये वाला एरिया जो शीतोष्ण क्षेत्र का होता है, ये वाला एरिया रहने के लिए काफी अच्छा होता है। देखिए इसमें लंदन आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो वो जगह जो है रहने के लिए आपको क्या है, अच्छा मिलेगा। वैसा नहीं है, बाकी भी भूगर्भिक संरचनाएं होती हैं, समुद्र से दूरी है ना, इसके बाद ऊंचाई भूतल से, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बट एक जनरल स्टडी यदि आप लैटिट्यूड के हिसाब से देखें, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, तो ये एरिया जो है शीतोष्ण क्षेत्र वाला 23.5 से 66.5, चाहे आपका उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, रहने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण आपको यहीं पे मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज और जानिएगा, एक महाद्वीप आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जाती है। वो कौन सा महाद्वीप है, तो याद रखना ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक लौता ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं जाती हैं।
साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप को आप क्या बोल सकते हो, ये आपका तीनों क्षेत्र में आता है, तीनों रेखाएं जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। तीनों रेखा मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा से होकर जाने वाला है। ये ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं जाती हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कौन सी रहेगा, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप रहेगा। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो वो 7 महाद्वीप के नाम जनरली भूगोल के अंदर करेंगे हम लोग अच्छे से। यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई क्या, बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन आता है देशांतर रेखाओं से। तो देशांतर रेखाएं हमारी कैसी खिंचा रही थी, खड़ी खड़ी रेखाएं खिंचा रही थी। इसको एक काम करते हैं, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, फिर देशांतर रेखाओं के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए, ये 0 डिग्री पे हमने एक लाइन खींची। 0 डिग्री को हम क्या नाम दे रहे थे, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा देशांतर। अब देशांतर रेखा का नाम आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए ये रेखाएं क्या है, देशों के बीच में अंतर करती हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ये देशों को बांटती हैं। साथ ही साथ हम लोग जो बात किए थे थोड़ा देर पहले, क्या कि जो हमारा देशांतर की दूरी होती है वो कितनी होती है, विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के लिए होती है 111.32 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा पर कितना पड़ेगा, 11.32 किलोमीटर, जो ध्रुवों पे आके मिल जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो सूरज है, सूरज 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने के लिए कितना समय लेता है। मान लीजिए ये वाले का नाम है अपना 3 डिग्री ईस्ट और ये वाले का नाम है 2 डिग्री ईस्ट, समझने के लिए। तो ये जो सूरज हमारा गति करता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सूर्य पृथ्वी पे कोई भी कोने पे, ये सब जगह बराबर रहेगा, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। विषुवत रेखा पे भी उतना ही टाइम लेगा जितना मकर रेखा पे लेगा, जितना कर्क रेखा पे या जितना ध्रुवों पे। सूरज जो है 1 डिग्री आपका देशांतर पार करने के लिए कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कैलकुलेशन पे आप निकाल सकते हो, नहीं तो मिनट करके। 1 डिग्री पार करने के लिए सूरज लेता है कितना, 4 मिनट। याद रखिएगा, तो जो भी रेखाएं हैं, सूरज यदि उनको पार करेगा, प्रत्येक 1 डिग्री पार करने में सूरज कितना लेगा टाइम, 4 मिनट। ऐसे ही यदि हम बोले सूरज 1 घंटा में कितनी देशांतर रेखाओं को पार करता है या कितना डिग्री पार करता है, तो सूरज 1 घंटा में 15 डिग्री, ओके, 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। ये चीज याद रखिएगा। तो 15 डिग्री 1 घंटा में, तो इस हिसाब से जब हम लोग निकाले थे थोड़ा देर पहले जब बात कर रहे थे आईएसटी की, आईएसटी हमारा कितना था, आईएसटी हमारा था 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। कितना था, 5 घंटा 30 मिनट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 घंटा 30 मिनट है, ओके। सूरज 1 घंटा में कितना डिग्री जाता है, सूरज 1 घंटा में हमारा जाता है लगभग 15 डिग्री। तो 5 घंटा 30 मिनट में कितना जाएगा, तो पहले 5 घंटा में कितना जाएगा बताइए, 5 घंटा में 15 पचे 75 डिग्री जाएगा, और 30 मिनट में कितना जाएगा, तो 15 का आधा मतलब 7.5 डिग्री जाएगा। तो यदि हम बोले भारत की आईएसटी लाइन कितने से जाती है, तो 5 घंटा 30 मिनट आपको जीएमटी में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 75 प्लस 7.5 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 5 12, 82.15 या 82 1/2 ऐसे लिखते कभी भी डिग्री को। 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ हमारी क्या होती है, लाइन होती है। तो ये जो टाइम है ये कैसे डिसाइड होता है, इसी देशांतर रेखाओं से डिसाइड होता है। जनरली हमारे एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बट कैसे निकालते हैं वो समझना था। कैसे, सूरज जो है 1 डिग्री पार करता है कितने मिनट में, 4 मिनट में। इसके हिसाब से सूरज 1 घंटा में कितना डिग्री कवर अप करेगा देशांतर का, 15 डिग्री। वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो ये एक बराबर करेगा। इसी हिसाब से जब भी आपको देगा किसी भी 2 देश के बीच का समय का अंतर, तो आपको बताना रहेगा उन दोनों के बीच में डिग्री का कितना अंतर है। जैसे बोल देता है भारत और पाकिस्तान के बीच कितना डिग्री का अंतर है, समय में कितने का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। तो आपको बताना है कि भारत की जो टाइम लाइन है वो पाकिस्तान की जो टाइम लाइन है, इनके बीच में कितने का अंतर हुआ, कितना डिग्री। तो कैसे करोगे, 30 मिनट में सूरज जितना दूरी तय करता है उतना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के टाइम में 30 मिनट का फर्क है, तो ये समझ लीजिए जो सूरज है भारत से पाकिस्तान पार होने के लिए कितना समय लेता है, मात्र 30 मिनट लेता है। इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। अगर निकालना होगा तो कितना मिलेगा, देखो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 30 घंटा में कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2 डिग्री। तो भारत और पाकिस्तान की लाइन के बीच कितने का फर्क होगा, 7 सही 1/2 डिग्री का फर्क रहेगा। ये देशांतर लाइन पे काम आता है।
अब जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, उसको हम लोग समझते हैं पहले टाइमलाइन के साथ। आपके पास बोलता है कि आप एक विमान से यात्रा कर रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए एक विमान बना देते हैं हम लोग, छोटा-सा विमान के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी डायग्राम बना देते हैं। आप एक विमान से यात्रा कर रहे हो, आपने क्या किया है, जीएमटी लाइन, ये 0 डिग्री का नाम क्या रहता है, जीएमटी लाइन। आप जीएमटी लाइन पे पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गमन करना शुरू करते हो और पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जब यात्रा कर रहे हो तो आपने समय खोया या आपने एक्स्ट्रा समय पाया, ये क्वेश्चन होगा। तो याद रखिएगा, जब भी जीएमटी लाइन को आप क्रॉस करते हो, कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जीएमटी लाइन की इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, पूर्व। तो जीएमटी लाइन से जब भी आप पूर्व की तरफ जाते हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप क्या करोगे, समय लॉस करोगे। कैसे लॉस करोगे, ये भी समझ लेते हैं, समय हमने कैसे खोया है। लंदन में बज रहे थे 12, भारत में कितना हो रहा था उस समय, 5:30, ओके। और अमेरिका में मान लीजिए उस समय हो रहा है, या अमेरिका नहीं, हम कोई दूसरी जगह पकड़ लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बज रहा है 10। आप 10 बजे निकले और बैठे हो, 2 घंटे का सफर किए और यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे 5:30 हो रहा था। आप 2 घंटे का सफर किए हो, मतलब 12 बजने चाहिए थे, बट बज कितने गए हैं, 5:30 बज गए हैं। तो जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो क्या करोगे, आप समय का लॉस करोगे, आपके पास समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने जो उस दिन का जो समय है या घंटे है, आपने नुकसान कर दिया। ये जनरली ऐसी याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट क्या, जीएमटी से यदि आप पश्चिम की तरफ हो और पूर्व की तरफ हवाई जहाज या किसी भी प्रकार से यात्रा करते हो और पहुंचते हो जीएमटी के पूर्व में, तो आपका क्या होगा, समय लॉस हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यदि आप हवाई जहाज पे हो कुछ इस प्रकार से जीएमटी के, और जीएमटी से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो आपको क्या होगा, आपका समय जो है बचेगा। आप जो है समय बचाओगे या समय गेन करोगे। अब ये कैसे हुआ बाबू, इसको भी समझिए। तो आप निकले थे 5:30 बजे और जो है लंदन क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच गए 10 बजे। तो आप तो 5:30 बजे निकले थे शाम के, और आप जब पहुंचते हो यहाँ पे सुबह का 10 ही बजा है, तो दोबारा तो 5:30 होने के लिए टाइम बचा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आप जो है समय गेन करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है कि यदि आप जीएमटी पे हो और जीएमटी के पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हो तो समय का नुकसान होगा, याद रखिएगा, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हो तो समय जो है आप गेन करोगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई देता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट आता है 180 डिग्री रेखा पे। कौन सा 180 डिग्री रेखा पे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उल्टा भाग है 180 डिग्री रेखा। यहाँ पे आपसे पूछा जाए, यदि आप 180 डिग्री रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन पे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हो, वेस्ट टू ईस्ट, तब आपके साथ क्या होगा, या आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हो तब आपके साथ क्या होगा। तो उल्टा घुमा देना बस। जब हम लोग जीएमटी पे थे या 0 डिग्री पे, वेस्ट से ईस्ट जा रहे थे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तब हमारा समय क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो जब हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तब हमारा समय क्या होगा, गेन हो जाएगा। गेन कैसे होगा, याद रखना, तिथि बदलेगी बट हम पहली तिथि पे आ जाएंगे। वेस्ट पे मान लो 2 तारीख थी, ईस्ट पे 1 तारीख थी, तो ये बदल जाता है हमारा, हमको फिर से एक पूरा दिन मिल जाएगा जीने को। बट यदि हम इस पे जाएंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो हमारा क्या होगा, दिन का लॉस हो जाएगा। हम जो है एक दिन खो देंगे या समय जो है हम खो देंगे। तो ये लॉजिक थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, डेट लाइन पे उल्टा होता है और टाइम लाइन पे उल्टा होता है। इतना ही था। अब हम लोगों को पहुंचना है जल्दी जल्दी कहाँ, छत्तीसगढ़ की तरफ। तो ये विश्व है। जब पढ़ने के लिए हम एक दूसरा मैप ले लेते हैं विश्व का, हमारा विश्व कुछ इस प्रकार से दिखेगा हम लोगों को, जिसमें अलग अलग महाद्वीप आपको दिखेंगे। इसमें से एक महाद्वीप ये उत्तरी अमेरिका है, ये वाला हमारा दक्षिणी अमेरिका होता है। इसके साथ साथ ये वाला महाद्वीप अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नीचे अंटार्कटिका रहता है। तो ये महाद्वीप है हमारे पास। इसमें से जो चीज जाननी है हल्की फुल्की, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। एशिया महाद्वीप में याद रखोगे, दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, जिसमें पहला नंबर है चाइना का, दूसरा नंबर है इंडिया का।
तो इसी को हम लोगों को फोकस करना है कहाँ पे, इंडिया को। तो वर्ल्ड पे इंडिया कहाँ है, थोड़ा सा उसको हम लोग जूम इन करते हैं। इंडिया इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो इंडिया को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, इंडिया को पहले समझते हैं। जो हम लोग जीएमटी वगैरह समझ रहे थे उस पे। अब देखिए हमारे पास भारत का जो मैप है, भारत के मैप पे हम लोगों को अलग अलग पॉइंट पकड़ना रहता है। तो भारत के मैप पे यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पूर्वी हिस्सा आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा होगा सबसे पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पे रहेगा। 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या रहेगा, देशांतर। तो 97.25 हम इसको कैसे लिखेंगे, ईस्ट। याद रखोगे ये जो डैश वाला निशान रहता है इसको बोलते हैं मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे हमको मिलेगा पॉइंट कौन सा, किबितु। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश पे सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम है। ऐसे ही सबसे पश्चिमी पॉइंट हमको मिलेगा गुजरात पे, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पे। ये कौन सा है हमारा, गौर माता। ये 2 पॉइंट हो गया, पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात, ये याद रखिएगा। ऐसे ही यदि भारत पे यदि हम बोले, पूरे भारत के हिस्से पे, तो भारत के हिस्से पे सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट पे केप कोमोरिन। अब इसको हमको क्या बोलना रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कैसी रेखा खिंचाएगी, ये खिंचाएगी हमारी अक्षांश रेखा। ये वाले पॉइंट देशांतर पे होंगे, तो अक्षांश रेखा पे हम क्या बोलेंगे इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको एक बार चेक करिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे हमको मिलेगा क्या, केप कोमोरिन। याद रखो कि ये पॉइंट है, ये मूल भारत के अंदर है। बट यदि हम पूरे भारत को बोले, जब हम लोग अंडमान निकोबार को भी लेते हैं, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमको क्या मिलता है, इंदिरा पॉइंट। कितने में मिलता है, 6 डिग्री 4 मिनट ईस्ट पे मिलेगा, नॉर्थ पे। ओके, किस पे, नॉर्थ पे, क्योंकि भारत कौन से हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। हमारे पृथ्वी पे कौन से गोलार्ध पे आता है, उत्तरी गोलार्ध पे। और इतना देर से जो काम करते हैं, लंदन से क्या है, पूर्व की तरफ है, तो ईस्ट पे। तो जो हम लोग लेंगे देशांतर, कभी भी देशांतर लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, वो कहलाएगी ईस्ट पे। और जो नीचे से हम खींचेंगे आड़ी रेखाएं, वो हमारी क्या रहेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहेगी। ऐसे ही हमारा जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं इंदिरा कौल, काराकोरम के आसपास पे है ये। इसका मान कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। इसको याद रखेंगे। ऐसे ही भारत से जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो है किस पे से गुजरती है, 82 डिग्री 30 मिनट। याद रखोगे 82 डिग्री 30 मिनट, 82.30 नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, हमारी भारतीय मानक समय रेखा। ये रेखा जो जाती है, क्या होता है देखो, 68 डिग्री इधर है और 97 डिग्री इधर है। इन दोनों का एवरेज यदि आप लोगे, क्योंकि भारत की एक रेखा जो 97 डिग्री कुछ इधर से जा रही होगी, 68 डिग्री कुछ इधर से जा रही होगी, इन दोनों का हम औसत निकालेंगे, क्योंकि पूरे भारत के लिए हमें एक मानक समय देना है। तो इन दोनों का औसत कितना मिलता है, 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास मिलता है। तो हम उसको माने हुए हैं। हमारी जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद से होकर जाती है, याद रखोगे, छत्तीसगढ़ के भी जिलों से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कुछ देश होते हैं अपने आकार के कारण अलग अलग जो है समय रेखा रखे हुए हैं। जैसे आपको मिलेगा रूस, रूस में 11 टाइम जोन है। वो रूस जो है 11 देशांतर के हिसाब से अपनी समय रेखा रखा हुआ है। भारत के लिए भी कई बार होता है, क्योंकि भारत पे यदि आप देखोगे, यहाँ पे कितना देखो 97 डिग्री, यहाँ पे कितना है 68 डिग्री। अगर अंतर निकालोगे तो कितना आता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। 97 और 68 लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और हम अभी थोड़ा देर पहले क्या देखे थे, सूरज जो है 1 घंटा में कितना डिग्री जाता है, 15 डिग्री। तो 30 डिग्री तय करने में कितना लगेगा, 2 घंटा। मीनिंग इसका क्या है समझिएगा, यदि यहाँ का स्थानीय समय 12 बज रहा होगा, तो यहाँ का समय कितना होता होगा, 10 बजता होगा। और जो हम इसको ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 घंटा पीछे चल रहा है और यहाँ पे 2 घंटा आगे, तो इसको पूरा बराबर करने के लिए हमने 20 से एक रेखा खींची। भारत में हम कितना पूरे भारत में बजाएंगे, 9 बजाएंगे। तो कई बार है लोग बोलते हैं कि इसको जो है 3 जोन में बांट दीजिए, 12 बजे वाले को 12 बजे रखिए, 10 बजे वाले को 10 बजे और 9 बजे वाले को 9 बजे। तो इससे 2-4 फायदे होते हैं, बट भारत सरकार नहीं कर रही है, बोलती है हम उतने बड़े नहीं हैं अभी कि 3 अलग अलग टाइम जोन में बांटे, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है अपने देश को नहीं बांटे हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पूरे भारत को कवर करने के लिए सूरज को कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, याद रखोगे 2 घंटे का समय लगता है। या अगर आपसे बोलता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थानीय समय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानीय समय,
स्थानीय समय का अंतर कितना रहेगा, तो स्थानीय समय या स्थानीय घड़ियों का अंतर रहेगा 2 घंटे का। इसी के कारण जो लोग भारत के पश्चिमी क्षेत्र तरफ रहते हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे क्या शाम को 7 बजे भी आप देखोगे तो धूप निकली दिखेगी। धूप मतलब एकदम धूप नहीं रहेगी, बट जो हमारे एरिया में 5-6 बजे का टाइम रहता है, वहाँ पे वो 7 सवा 7 बजे का टाइम रहता है। और अरुणाचल प्रदेश तरफ आप जाओगे तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हम मानक समय लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कब, जब इस तरफ असम वगैरह की तरफ कोई क्रिकेट ग्राउंड में मैदान में मैच होता है, दार्जिलिंग वगैरह में ना, तो आपको देखने मिलेगा जैसे नॉर्मली हमारा भारत का मैच सुबेरे वाला सुबेरे 9 बजे शुरू होता है, वहाँ पे 8 बजे से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है कि शाम होते होते क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी चीज देखेंगे यदि हम लोग, तो क्या मिलती है, एक रेखा खींचा रही है। ये रेखा कौन सी है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से जा रही है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा ये देखिए यहाँ पे, ये छूती है राजस्थान को, राजस्थान के बाद छूती है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के बाद हल्का सा एरिया छूती है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के बाद छूती है झारखंड को, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और एक स्टेट और। ओके, तो ऐसे करके हम अगर गिने तो कितने स्टेट को छू रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और गिन लीजिएगा सीधी स्टेट गिनाई है या नहीं। इतने स्टेट को जो है हमारी जो है कर्क रेखा छूते हुए जाती है। देखिएगा मैं कहीं पे नाम तो नहीं छोड़ दिया हूँ, और इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप भूलोगे कहाँ पे, भूलाता यहाँ पे है, याद रखिएगा। कर्क रेखा सेवन सिस्टर के 2 राज्यों को छूती है, इधर आप गिन लोगे, और एक राजस्थान, ये राजस्थान बुलाता। तो इसका एक ट्रिक होगा, मैं वो ट्रिक आपको ऐसे लिख के दे दूंगा, मैसेज पे डाल दूंगा, वो ट्रिक आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा भारत। अब भारत से चूंकि हम लोगों को छत्तीसगढ़ पे पहुंचना है, तो छत्तीसगढ़ को जूम इन करते हैं हम लोग, सारी चीजों को उसको पकड़ते हैं। पहले एक आईएसटी लाइन भी देख लेते हैं, आईएसटी लाइन कहाँ से जा रही है हमारी, तो छत्तीसगढ़ से। आईएसटी लाइन कितने राज्यों से जाती है वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 और 5, ये 5 राज्य का नाम यदि बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से आईएसटी लाइन जाती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। दोनों जो लाइन है, आईएसटी लाइन और कर्क रेखा, ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से आके काटती हैं, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को विभाजित करती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना ये पॉइंट। पूरे भारत में कोई और राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर आईएसटी लाइन और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ को जूम इन करेंगे। छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से हमारा मैप दिखता है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, हैंड ड्राइंग है पूरी। अब छत्तीसगढ़ को हम लोगों को समझना है, तो जैसे भारत को समझे तो वैसे छत्तीसगढ़ को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ को समझना। सबसे पहले एक कर्क रेखा जो हमारी 23.5 डिग्री पे थी, ये कौन कौन से जिलों से जाती है, तो ये जिले का नाम है हमारा कोरिया, ये वाला है हमारा सूरजपुर, और ये जिला है बलरामपुर। याद रखोगे, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर जाती है। आगे भी इसको दोबारा हम लोग करने वाले हैं, बट एक समझने के लिए भी देखिएगा, कितने जिले गिनती पे याद रखिएगा, 3 जिले। 23.5, तो 23.5 का आप क्या पकड़ोगे, 3, 23.5 का आप क्या पकड़ोगे, 3 जिलों से जो है हमारी कर्क रेखा जाती है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आता है हमारा कोंटा, कौन से जिले में, सुकमा जिले पे। दक्षिणतम बिंदु जो हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, 17 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ पे, 17 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ, ये याद रखोगे, 17 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ पे हमको क्या मिलेगा, दक्षिण छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे रहेगा, कोंटा पे रहेगा, सुकमा। ओके, ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा लगती है, उत्तरी सीमा लगती है 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ पे। ओके, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी दक्षिणी सीमा यदि आप बोलोगे तो कितना रहेगा, 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक में। इस चीज को आप याद रखोगे। अब हम लोगों को क्या पता है, 1 डिग्री अक्षांश कितना किलोमीटर देता है, 111 किलोमीटर देता है। तो यदि मैं बोलूं आपसे
कि 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट घटा के जितना भी डिग्री आए और आप डिस्टेंस बता दीजिए, निकल जाएगा। मैथमेटिकली अगर आप निकाल लोगे थोड़ा लॉजिक लगा के तो बन जाएगा, नहीं तो रट लेंगे, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करिएगा, अगर कहीं आप फंस जाते हो, रट नहीं पाए हो, तो क्या करिएगा, सीधा सीधा 24 डिग्री 5 मिनट माइनस 17 डिग्री 46 मिनट, इसको आप घटा दीजिएगा। ये जो भी अंतर आएगा उससे आप क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करके उसको जो है किलोमीटर में कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हम लोग लगा लेंगे, बट अभी उसको छोड़िएगा, उसमें मत जाइएगा। कितना है सीमा हमारी उत्तरी दक्षिणी, तो उत्तरी सीमा 24 डिग्री 5 मिनट पे है, कौन से जिला पे पड़ेगा, तो सबसे उत्तरी जिला हमारा रहेगा कौन सा, बलरामपुर, याद रखोगे। बलराम के पास, याद कैसे रखना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ था हमारा, उत्तर प्रदेश हमारे उत्तरी एरिया में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कौन है, अयोध्या है। अयोध्या में कौन, राम, तो राम से याद रखो कि बलराम, तो बलरामपुर होगा हमारा उत्तरी जिला। नीचे नीचे आते आते इंसान सुखा गया, या नीचे कोंटा पे है, एकदम कोंटा पे है, दक्षिण वाला क्या है, एकदम कोंटा पे है, तो कौन सा तहसील, कोंटा। ओके, कौन सा जिला, सुकमा, ये याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी बिंदु। ऐसे ही यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो आएगा हमारा कहाँ आएगा, 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट देशांतर पे आएगा, पूर्वी देशांतर पे। कौन सा जिला छुएगा, बीजापुर को छुएगा। तो पश्चिम में हम लोग क्या डालते हैं, बीजा, ठीक है। पश्चिम मतलब कई बार लोग बोलते हैं घर के पीछे का एरिया, तो पीछे के एरिया में बाड़ी रहती है, तो बाड़ी में क्या डालते हैं हम लोग, बीजा डालते हैं। तो बीजापुर याद रखिएगा, भद्रकाली वाला जो आएगा आपका, ठीक है, उसको पकड़िएगा मत अभी, जगह को, जगह एकदम हम लोग बाद में अच्छे से करेंगे, अभी बस जिला पकड़िएगा। कौन सा, बीजापुर। कैसे याद रखना है, पश्चिम में है, तो पश्चिम में क्या है, बीजा है। 80 डिग्री 15 मिनट, ये नंबर याद करने पड़ेंगे, थोड़ा कोशिश करिएगा साथ साथ करने की। ऐसे ही पूर्वी जो जिला हमको मिलेगा, पूरब में क्या रहेगा, पूर्व तरफ से क्या निकलता है, सूरज। और सूरज कहाँ से निकलता है, बादल से निकलता है। तो बादल खोल करके एक अभ्यारण है, बादल खोल कहाँ है हमारा, जशपुर पे है। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पूर्वी जिला हमको क्या मिलेगा, जशपुर, कितने पे मिलेगा, तो 84 डिग्री 25 मिनट पे। तो